सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। आवाज जा रही है अच्छे से? जरा कंफर्म कीजिएगा हमको। आवाज कोई इशू तो नहीं है ना? चलिए ठीक है, आवाज इशू नहीं है। सब ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो सब ठीक है तो हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। बाकी सब लोग अपना जुड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि है क्या कि कुछ लोग जॉब में है ना, उनको दिक्कत रहता है, तो बाद में देखते होंगे, अपना देखते ही हैं बाद में। तो जैसा देखिए कि मेंस में आप लोग का क्लास चल रही है, तो आज मुझे हिस्ट्री पढ़ाना था तो पढ़ाऊंगा। लेकिन उसमें है क्या कि सबसे पहले जब आप कोई पेपर देखते हैं या देते हैं, आप लोग आई थिंक फॉर्मेट बना लिए होंगे जो कहा गया था, पाल कला, मौर्य कला, ये सब बताए थे ना करने के लिए। अगर नहीं किए होंगे तो आधा को दे देंगे, शेयर कर देंगे, और नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही बनाएगा। जैसे देख रहे होंगे आप लोग, अच्छे से दिख रहा होगा, नहीं तो डाल देंगे पीडीएफ बना करके। इसमें जैसे मौर्य कला है, तो मौर्य कला का एक पेज में ऐसे रहना चाहिए आपको पूरा। एक पेज में मेरा उधर भी चल गया तो कोई नहीं, ये स्पेस रहेगा, क्योंकि आगे अब जो एग्जाम होगा तो यहाँ ऐड कर लेना है। बार बार क्यों नोट बनाइएगा, टाइम उतना नहीं रहता है। एक पेज में मौर्य कला आपका रहेगा, एक पेज, एगो पूरा पेज छोड़ देना है मौर्य। दूसरा जैसे पाल कला है तो पूरा जितना क्वेश्चन एक जगह लिस्टेड रहेगा आपका इस तरह से। और पटना कलम है तो एक जगह। ये तीन में से एक क्वेश्चन हर साल फिक्स रहता है हिस्ट्री का। तो देखिए, मेंस का एग्जामिनेशन जो निकालना है उसमें कुछ ट्रिक को पकड़ना है, और डे 1 से ट्रिक को पकड़ते चलना है। ये नहीं कि बाद में ट्रिक अभी से पकड़िए, अप्लाई कीजिए ट्रिक को। कैसे ट्रिक डेवलप होगा, तो जैसे देखिए कोई भी क्वेश्चन फ्रेम होता है तो लास्ट में कीवर्ड होता है। जब आप सभी कीवर्ड जान जाइएगा तो आप क्वेश्चन को उस कीवर्ड के अराउंड फिगर में घुमाइएगा। जैसे फॉर एग्जांपल है कि विश्लेषण वर्ड है, मौर्य कला प्रकाश डालिए तथा बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण, एनालाइज इंग्लिश में बोलते हैं, विश्लेषण को एनालाइज बोलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, जानेंगे तब ना विश्लेषण में क्या लिखना होता है, तब ना क्वेश्चन को उस डायरेक्शन में लेके जाइएगा। इसलिए कीवर्ड बहुत मैटर करेगा। विशेषता आपको पता होना चाहिए, विशेषता इंग्लिश में फीचर्स बोलते हैं। तो फीचर्स में किस तरह से आंसर्स को घुमाया जाता है आपको मालूम होगा तब ना आप लिखिएगा। जैसे मौर्य कला की विशेषता का आलोचनात्मक विवरण, क्रिटिकल एग्जामिन बोलते हैं इंग्लिश में। तो कैसे आलोचना करेंगे तो वो आपको पता रहेगा तब ना। तो ऐसे करके चीजें हैं। जैसे मौर्य कला एवं स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता का विश्लेषण कीजिए, मतलब एनालाइज करिए। इस तरह का आपको वर्ड पहले जान लेना चाहिए, क्योंकि मेंस का जब एग्जामिनेशन बचिएगा तो आपको ये वर्ड जानना चाहिए। इसीलिए आज हम सबसे पहले ना आपको यही वर्ड कॉपी निकालिए और उसमें लिख लेना है आपको, ताकि एग्जाम में ये वर्ड जब भी आएगा तो आप उसी अराउंड द फिगर उसको घुमाइएगा, तो आपका आंसर जो होगा बहुत अच्छा हो जाएगा और मार्क्स अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहले आइए शुरू कीजिए, तो बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग आगे सेशन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जितना बच्चे जितना टाइम के लिए रहते हैं, मुझे इसमें सब दिखता है, अटेंडेंस मुझे खुद लेना नहीं है, इसमें सब अटेंडेंस दिखता रहता है। तो इसीलिए क्या करना है, सब लोग ऑन टाइम जुड़ा कीजिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले लिखना है वर्ड आलोचना, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में क्रिटिसाइज लिख लीजिएगा। उसका क्या लिखना होता है वो अभी जानेंगे आप। आलोचना इंग्लिश में क्रिटिसाइज, CRITICIZ, आलोचना लिखिए। आलोचना को इंग्लिश में लिखिए CRITICIZ। इंग्लिश हिंदी दोनों लिखिएगा, हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों इंग्लिश हिंदी लिखिए, इंग्लिश वाले भी हिंदी भी लिखिए साथ में, हिंदी वाले इंग्लिश लिखिए। तो हिंदी में नहीं समझ में आया, इंग्लिश में एग्जैक्ट समझ में आता है। जब दोनों में प्रॉब्लम आए तो दोनों देखिए, इसलिए दोनों लिखिएगा, अच्छा रहेगा। तो आलोचना जब होगा ना कोई भी क्वेश्चन करने के लिए, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष पे बताना होता है। जो आलोचना का मतलब होता है नेगेटिव, लेकिन हम लोग निगेटिव तो लिख देगा, पॉजिटिव छोड़ देता है।
आलोचना में सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट का चर्चा करना है एग्जाम में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, दोनों पॉइंट का चर्चा करना है, ठीक है। तो ये आपको पहले ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का चर्चा करना है। लेकिन जो आलोचनात्मक बात कहेगा करने के लिए, तो निगेटिव साइड पलड़ा भारी रहेगा इसमें। तो सबसे पहले क्रिटिसाइज वर्ड आएगा, तो क्या करना है आपको, निगेटिव पॉजिटिव दोनों बात करना है, लेकिन निगेटिव जो पॉइंट है उसके साइड पलड़ा भारी रहेगा, ज्यादा बल निगेटिव रहेगा आपका, पॉजिटिव भी रहेगा लेकिन निगेटिव का ज्यादा बात करना है। आलोचना जब कहेगा, कोई क्वेश्चन अभी कुछ है ना, कुछ न कुछ कीवर्ड ऐसे ही रहता है हर प्रश्न में, और आपको अच्छे से नहीं पता रहेगा तो वहां पे गड़बड़ी होने का चांस है, मार्क्स थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए ऐसा गलती नहीं करना है, इसको पक्का कर लेना है। तो आलोचना में आप समझ गए, लिख लिए होंगे, और ये आपका डायरी में होना चाहिए, क्योंकि जब भी एग्जाम देने जाती है ये वर्ड माइंड में बैठा होना चाहिए, जब आलोचना आएगा तो हमको कैसे आंसर को दिशा देना है। दूसरा वर्ड है समालोचना, हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रिटिकली क्रिटिसाइज, क्रिटिकली क्रिटिसाइज बोलते हैं इंग्लिश में, समालोचना, क्रिटिकली क्रिटिसाइज, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें बस अंतर यह है कि जब आपको समालोचना वर्ड आ जाता है लिखने के लिए, इसमें गुण दोष को बहुत गहराई में बताना होता है, ताकि दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट हो जाए। जनरल हम बताते भी हैं समालोचना मतलब समान आलोचना, जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव, लेकिन मूल पॉइंट इसके अंदर गहराई में है कि इतना अंतर बता दीजिए, दोनों का अंतर पता चल जाएगा, सकारात्मक व्यू क्या है, नकारात्मक व्यू क्या है तो सब वही बात, लेकिन आलोचना वाला ही, लेकिन इसमें डीप में बताना पड़ेगा। जैसे समालोचना वर्ड हो तो एकदम अलर्ट हो जाइएगा कि थोड़ा सा नॉलेज को गहराई में दिखाना पड़ता है, तो यानी कि गुण और दोष जब बताइएगा तो थोड़ा डीप में उतर के बताना पड़ेगा, पहला पॉइंट। डीप में उतर के बताने के बाद उनका जो गुण दोष है उनको स्पष्ट करना ही है, किसी भी हालत में गुण दोष को कोशिश करिएगा स्पष्ट करने का, ठीक है। इस तरह से बताइए ताकि गुण और दोष क्या हो, क्लियर हो जाए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि समालोचना जब लिखिएगा तो क्या लिखिएगा उसमें, और ये बहुत ही की वर्ड है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला वर्ड है आपका विवेचना, या उसी को दूसरा शब्द चर्चा भी देता है, विवेचना या चर्चा कर लीजिए, इंग्लिश में उसको डिस्कस बोलते हैं, विवेचना या चर्चा उसको क्या बोलते हैं, डिस्कस। विवेचना या चर्चा दोनों एक ही है, जब विवेचना रहेगा या चर्चा रहेगा तो समझ जाइएगा डिस्कस करना है आपको, क्या करना है, डिस्कस। ये जो डिस्कस है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, गुण दोष तो बताना है लेकिन बातचीत के स्टाइल में, जैसे नॉर्मल हम लोग बातचीत करते हैं ना, तो बातचीत के स्टाइल में क्या करना है, गुण दोष को बताना होता है, गुण दोष को बताना है लेकिन बातचीत के स्टाइल में, जैसे वार्ता नहीं होता है। इसलिए राइटिंग के कई अप्रोच हैं, ये मूल चीज है, इनको लोग नहीं बताते हैं टीचर लोग, मैंने नहीं देखा है, जबकि यही आंसर का नंबर डिसाइड करता है। इसलिए आप मेंस में पहुंचने से पहले इन चीजों को जान लीजिए, जो जो मूल चीजों पहले जान लीजिए उसको। तो इसीलिए चर्चा या विवेचना, इंग्लिश में डिस्कस, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखना है सबको। इसमें क्या करना है आपको, बातचीत के स्टाइल में, जैसे हम लग रहा है आपसे बात कर रहे हैं नॉर्मल, ऐसे ही जैसे दो लोग बातचीत करते उसी स्टाइल में गुण दोष को बताना होता है, ठीक है। और साथ में एग्जाम्पल भी देते जाना है, जैसे लोग बातचीत करता है देखते हैं, इसका उदाहरण उसका उदाहरण देते रहता है, एग्जाम्पल के साथ बातचीत के स्टाइल में अपनी बात को रखनी होती है, तो उसको बोलते हैं विवेचना या चर्चा, इंग्लिश में डिस्कस बोलते हैं। अगला वर्ड है, अगला व्याख्या लिखिएगा, व्याख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलूसिडेट, व्याख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलूसिडेट, ELUCIDAT, इलूसिडेट बोलते हैं व्याख्या।
इसी को इंग्लिश में इलुसिडेट के अलावा जनरली कई कई एलाबोरेट भी लिखा रहता है, एलाबोरेट, ELABORAT, एलाबोरेट। कई कई विद्यार्थी नहीं समझता है, क्लास बोलता है सर इलेबोरेट कर दीजिए इस टॉपिक को, थोड़ा सा बढ़ा के बता दीजिए, तो थोड़ा सा समझा देते हैं तो स्पष्ट हो जाता है। तो इलेबोरेट हो गया। तो यानी कि इसमें क्या होता है, आपको इसमें यह होता है कि अपनी बात को, जो कि नाम से स्पष्ट है, व्याख्या, व्याख्या मतलब थोड़ा सा विस्तार में, अपनी बात को क्या होता है विस्तार में बताते हुए जो सवाल है उसके मूल भाव को स्पष्ट करना होता है। तो अपनी बातों को विस्तार से बताते हुए मूल भाव को स्पष्ट करना होता है, उसको बोलते हैं व्याख्या। व्याख्या जब करना होगा तो आपको इस तरह से बोलना है कि आपका मूल भाव स्पष्ट हो जाए, ठीक है। तो उसमें विस्तार से बात को बताना तो है, और इतना विस्तार से बताइएगा कि ताकि मूल कंसेप्ट जो पूछ रहा है सवाल वो बता सकें आप। तो व्याख्या में यही होता है, एलाबोरेट, एलुसिडेट या एलाबोरेट, ठीक है। तो ये लिख लिए होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट देखिए, विवरण है, एक्सप्लेन करना। विवरण जब होगा तो इसमें एक्सप्लेन रहेगा इंग्लिश में। तो जब एक्सप्लेन की बात आती है तो इसमें क्या होता है, जो अपनी बात होती है उसको विस्तार से बता करके स्पष्ट करना होता है। तो विवरण मतलब एक्सप्लेन। जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो कहीं ना कहीं व्याख्या जैसा ही चीज है, तो इसमें भी विस्तार से बताना होता है ताकि अर्थ स्पष्ट हो जाए। विस्तार से अपनी बातों को बताते हुए अर्थ को स्पष्ट कर देना, ठीक है, उसी को बोलते हैं एक्सप्लेन यानी विवरण, ठीक है। अब देखिए, अब आएगा टिप्पणी कहता है, बहुत बार सवाल आएगा लिखेगा टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी कीजिए। तो टिप्पणी को इंग्लिश में कमेंट्स बोलते हैं, टिप्पणी कमेंट्स बोलते हैं, कमेंट्स। तो जब हम टिप्पणी में कमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें अपनी जो बात करते हैं तर्क के माध्यम से करते हैं। आपके पास लॉजिक्स होने चाहिए अपने बात को रखने के लिए, यानी अपनी विचार को जब तर्कों के माध्यम से किसी को समझाते हैं तो उसको बोलते हैं टिप्पणी, कमेंट्स। टिप्पणी जब हम लिखते हैं तो इसमें क्या लिखते हैं, अपनी बात जब करते हैं वहां पे अपनी पॉइंट को, पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो तर्क के माध्यम से। तर्क कैसे आता है, तो कोई फैक्ट से आएगा आपके पास तर्क, कोई रिपोर्ट आएगा, वो सरकार का रिपोर्ट आएगा वो। अब नीति आयोग कुछ बोला तो आप अपनी बातों को वहां कोड कर देते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्ट हो गया। जो एग्जाम में चेक करेगा वो नीति आयोग को झुठला नहीं सकता है ना। एक आम आदमी तो नहीं बोल रहा है, चाय बेचने वाला तो नहीं ना बोल रहा है, पेपर पढ़ने वाला तो नहीं बोल रहा है, एक गंभीर संस्था बोल रही है, तो इसलिए उसको ध्यान में देना होता है। जब टिप्पणी का सवाल आ गया, कमेंट्स करना है, तो आप अपनी बात को इस तरह से रखिए कि तर्क उसमें रहे, लॉजिक्स रहे। कोई आदमी बकथेथी करता है तो जब तर्क दे दीजिए तो मुंह बंद हो जाता है ना उसका, बस यही है, समझिए अपनी बात को तर्क के माध्यम से रखना होता है। अब जो है एक विश्लेषण आया, कई बार विश्लेषण आया, तो विश्लेषण जो है, विश्लेषण करना मतलब एनालाइज करना होता है, ठीक है। अब इसमें एनालाइज क्या होता है, इसमें जब सवाल आएगा ना तो कई एरिया में टूट करके, तोड़ के लिखना होता है, यानी कि कई भागों में बांट कर अलग अलग बताना होता है। जितना डायमेंशंस होगा उस सवाल का, उतने डायमेंशंस में आपको अपनी बातों को रखनी होगी। तो कई भागों में बांट कर अलग अलग बताना होता है। इसलिए कोई भी सवाल हम पढ़ाएंगे, जैसे आज मोडी कला पढ़ाएंगे आपको, तो कई डायमेंशन में ब्रेक करेंगे पहले, तो वो जो ब्रेक होगा वही होता है विश्लेषण, एनालाइज करना होता है। तो आपको ये कीवर्ड जानना है, कीवर्ड जानिएगा तभी सवाल को उस फॉर्मेट में डाल पाइएगा। और ये जानना ही नहीं बल्कि इसको याद भी आज कर लीजिएगा। एनालाइज समझ गए होंगे अच्छे से कि कोई भी होगा सवाल, उसके कितने डायमेंशंस हो सकते हैं, सभी संभावित डायमेंशन में जाकर के बात करना होता है। अब सोचिए कीवर्ड नहीं जानेंगे और सवाल लिखने चलेंगे मेंस, कैसे मेंस का सवाल डिमांड पूरा कर पाएंगे। उसका अगला देखिएगा, परीक्षण एक वर्ड रहता है, परीक्षण। परीक्षण रहेगा तो उसको बोलते हैं एग्जामिन बोलते हैं। परीक्षण मतलब एग्जामिन। जब एग्जामिन होता है तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी कार्य सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका जांच करना होता है।
जब आप सब का टेस्ट होता है, देखते हैं ना, परीक्षण किया जाता है, सब टेस्ट, तो कैसे मरा, क्या हुआ, नहीं हुआ, पूरा टेस्ट होता है उसमें। इसकी जो कोई भी कार्य करते हैं तो वो सभी सही से है या गलत से, इसकी जांच करना होता है। तो जब कोई भी कार्य को सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच, यानी परीक्षण वर्ड लग गया तो आपको एकदम समझिए डॉक्टर बन के उस सवाल का पूरा चीर फाड़ करना है, यानी पोस्टमार्टम कर देना, तब हुआ परीक्षण का आप जवाब दे पाए। परीक्षण मान एग्जामिन, ठीक है। उसके बाद देखिए एक वर्ड आएगा समीक्षा करना, इवैल्यूएट बोलते हैं, समीक्षा करना, इवैल्यूएट। जब हम समीक्षा करने की बात करते हैं तो इसका मतलब सिंपल सा होता है कि जो पॉजिटिव है और निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बैकग्राउंड से बताना होता है। पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जोड़ के बताना होता है। जब हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो हम बैकग्राउंड देते हैं कि मान के चलिए 1857 की क्रांति हो रही, 1857 की क्रांति बहुत शुरू है, जिस दिन अंग्रेज आ गया भारत उसी दिन 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि रच दी गई, बैकग्राउंड रच दिया गया। तो जब समीक्षा करना आ जाएगा तो ये सब हिस्ट्री में ज्यादा आता है, समीक्षा करना वाला वर्ड। समीक्षा का मतलब ही होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को स्पष्ट करना है, लेकिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाकर, बैकग्राउंड बहुत पीछे रहता है, वहां से लाके किस प्रेजेंट पूछ रहा है, सहयोग आंदोलन पूछ रहा है, तो सहयोग आंदोलन है, कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसका बैकग्राउंड देखिए 20 की ये घटना है, लेकिन इसके बैकग्राउंड कहाँ से पैदा हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, उससे यहाँ पे इसको असफलता मिल गया। फिर जो कांग्रेस को 1919 यानी कि ब्रिटिश सरकार ने 1919 का एक्ट पास की, वहां पे बैकग्राउंड दिखता है। तो ये होता है बैकग्राउंड को पकड़ना, ठीक है, ऐसे होता है, बैक जाकर के बात को रखना होता है। तो ये हो गया आपको इवैल्यूएट मतलब समीक्षा करना। एक वर्ड होता है मूल्यांकन रहता है, मूल्यांकन को इंग्लिश में इवैल्यूएट ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट पॉइंट में लिखना होता है। जब मूल्यांकन सवाल आ जाए ना, कान खड़ा कर लीजिएगा, पॉजिटिव जो बात है पॉइंट 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 पॉइंट, और निगेटिव जो बात है पॉइंट 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 लिख दीजिए। इससे मूल्यांकन का पता लग जाता है कि पॉजिटिव निगेटिव करके आप बता दीजिए ना, इसका मतलब आप उस टॉपिक को समझ रहे हैं, देन आप पॉइंट 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 निकाल रहे हैं। तो पॉइंट 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 निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मूल्यांकन कहेगा तो पॉइंट में आंसर लिख दीजिएगा, पॉजिटिव एक जगह पॉइंट 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 और निगेटिव एक जगह पॉइंट पॉइंट पॉइंट, ठीक है। उसके एक बाद आकलन है, आकलन, आकलन को इंग्लिश में एक्सेस बोलते हैं, ASSEES, एक्सेस। तो जब आकलन बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है अनुसंधान करना, अनुसंधान करना, जांचना होता है। आकलन का मतलब होता है अनुसंधान करना या जांचना होता है। आकलन एसेस, ठीक है। अब देखिए आकलन मतलब अनुसंधान या जांचना होता है, एक प्रकार का जांच करना होता है, टेस्ट करना होता है। उसके बाद एक वर्ड आता है औचित्य, औचित्य को बोलते हैं जस्टिफाई। जब औचित्य वर्ड आ जाएगा तो औचित्य मतलब हुआ जस्टिफाई करना, JUSTIFY, जस्टिफाई, औचित्य। औचित्य जस्टिफाई अगर आपको करने देगा तो स्वाभाविक आपको सही सिद्ध करना है, किसी भी हालत में जो स्टेटमेंट है उसी को प्रूव कर देना है, जस्टिफाई वही होता है। उसके बियॉन्ड नहीं जाना है, सवाल में जस्टिफाई लग गया मतलब जो स्टेटमेंट है उसको आपको प्रूव कर देना। तो जस्टिफाई का मतलब ही होता है कि जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसको सही सिद्ध कर देना है, सही सिद्ध करना है। जस्टिफाई का मतलब आप समझ गए होंगे, लिख भी लिए होंगे, जस्टिफाई। अब नेक्स्ट वर्ड है पुष्टि, पुष्टि मतलब प्रूव करना होता है, प्रूव करना, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स प्रूव करते हैं ना, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड इक्वल कर देना होता है। तो जस्ट पुष्टि का बात आ गया, तो अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके गए तो पॉजिटिव में ही प्रूव करिए, या सवाल निगेटिव है आप पॉजिटिव चाहते हैं तो प्रूव करिए, या निगेटिव में जाना चाहते हैं तो निगेटिव में ही प्रूव कर दीजिए। तो आपको उस वक्त निगेटिव स्टेटमेंट या तर्क लाना होगा उसको बताने के लिए।
या निगेटिव बात कह रहा है, आप उससे सहमत नहीं है, आपको लग रहा है कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो पॉजिटिव में जा रहा है तो पॉजिटिव तर्क के माध्यम से प्रूव कर दीजिए। आप जो स्टैंड लीजिएगा उसी स्टैंड पर आपको रहना पड़ेगा। तो यानी जब पुष्टि कर रहा है प्रूव करने के बाद, तो अगर आप जो भी करते हैं, समर्थन करते हैं तो उसका तर्क देके प्रूव करिए, या विरोध में जाना चाहते हैं तो विरोध वाला तर्क देके प्रूव कर दीजिए। तो पुष्टि मतलब किस चीज को प्रूव करना होता है। लेफ्ट हैंड बराबर RHS होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल करना। अगर लेफ्ट हैंड में पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड लेके चलिए, उसको प्रूव करिए तर्क से। और राइट हैंड मान लीजिए निगेटिव पक्ष है तो उसको लेके पूरा कर दीजिए। तो उसके लिए आपके पास तर्क होने चाहिए, एग्जाम्पल होने चाहिए। तो पुष्टि यही होता है। एक वर्ड होता है सोधारण, व्याख्या करिए। सोधारण इल्यूस्ट्रेट होता है, ILLUSTRAT, इल्यूस्ट्रेट। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें उदाहरण दे करके अपने बात को बताना होता है। सोधारण में नाम से स्पष्ट है, हिंदी में तो स्पष्ट हो रहा है ना, उदाहरण दे दे करके बताना होता है। तो सोधारण मतलब ये होता है, इल्यूस्ट्रेट जब हम बोलते हैं तो उदाहरण दे करके एक्सप्लेन करना होता है, उदाहरण के साथ व्याख्या। तो आपको सोधारण व्याख्या जब बोलेगा तो उदाहरण दे करके, ठीक है ना, बताइएगा। इसीलिए जानते हैं एग्जाम्पल BPSC अब क्या करने लगी है, हर क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ लिखने लगी है, उदाहरण के साथ समझाइए। हवा में बात नहीं करना है, कुछ भी आप बोल रहे हैं तो उससे रिलेटेड उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिए, ये लिखिए आगे, एग्जाम्पल दे दीजिए, लिख दीजिए। इसीलिए आप लोग को मैंने बोला है पेपर पढ़िए, तो उसमें जो चीज मिला उसके एग्जाम्पल आपके पास रहेगा, वो कॉपी में बना हुआ, तो एग्जाम में डालना है, केवल उसको याद रहेगा, एग्जाम्पल सेट करना है। इसलिए मेंस के एग्जाम एकदम कट पेस्ट का एग्जाम है, इस चीज को समझ नहीं रहा है, सब एकदम कथा कहानी लिखने में लगा हुआ। कथा कहानी नहीं, आपको दम पूरा कुछ कुछ की चीज रहना चाहिए, और वो जाके सेट करना आंसर लिखने में, फ्लो आपको देना है, और प्रैक्टिस कर करके आ जाएगी आपको, ठीक है ना। उसकी एक वर्ड लिखिएगा, वर्णन कीजिए, वर्णन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट, वर्णन कीजिए। ब्रिंग आउट होता है, तो जब ब्रिंग आउट होता है तो इसमें विस्तार के साथ बताया जाता है। ब्रिंग आउट मतलब आप क्या करेंगे, विस्तार के साथ किसी भी चीजों की चित्रण व्याख्या करिएगा, विस्तार के साथ वर्णन करिए, ठीक है। तो विस्तार के साथ जो है अपने बातों को बताइए, जो सवाल है उसको विस्तार से बताइए। तो वर्णन कीजिए का मतलब यही होता है, विस्तार के साथ चीजों को बताना, ब्रिंग आउट, ठीक है। एक वर्ड आपको आएगा, परिचय दीजिए, मतलब आइडेंटिफाई। ये इंटरव्यू में भी मैटर करेगा, ठीक है। तो जब परिचय देने की बात करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी व्यक्ति है या कोई भी वस्तु है, इसके बारे में जो कुछ भी आपको जानकारी है, ठीक है, उसको लिखना होता है उसमें। परिचय, इंट्रोडक्शन देना, परिचय देना कोई भी विषय वस्तु पे। जैसे वैगनर की थ्योरी है, कह देगा वैगनर की थ्योरी के ऊपर विचार दीजिए अपना, या परिचय दीजिए, ऐसा कुछ दे देगा। तो सबसे पहले 2 लाइन वैगनर कौन था, 1-2 लाइन उसके बारे में बताइएगा कि वैगनर जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है ना। ये जलवायुविद थे, लेकिन चूंकि दुनिया भर का जलवायु उसको बड़ा अटपटा लगा कि जो कोल्ड क्षेत्र था, उस कोल्ड क्षेत्र में पाया कि नहीं, वहां पे तो भाई कोयला कैसे मिल रहा है कोल्ड क्षेत्र में, कोई कोई जो है हॉट क्षेत्र था वहां कोयला नहीं, वहां हिम के जो है सो एग्जाम्पल मिल रहे थे, या हिम देखने को उसको मिल रहा था। तो क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, तो कोई भी क्लाइमेटोलॉजिस्ट यही सोचेगा या ठंडा में कैसे वो कोयला मिलेगा, कोयला जब भी मिलेगा तो जहाँ पे इक्वेटर रीजन रहा होगा। तो ये दिमाग लगा, अच्छा इसका मतलब है कि जो आज कोल्ड है वो कभी हॉट रहा होगा, और आज जो हॉट है वो कभी कोल्ड रहा होगा। इस तरह से वो आइडिया लगाया। तो आपको ऐसे ही रचना है अपने कहानी को लिखते वक्त, और इसके लिए चाहिए समझ। आएंगे रट के आंसर दे देंगे, वो नहीं होता है, समझना पड़ता है, और समझने में समय लगता है। इसलिए आपको 6-7 महीना, जो भी 8 महीना तक क्लास चलेगी, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई लेवल की डेवलप हो जाएगी। जो नॉर्मल अभी आपके साथ जो बराबर होगा, आपसे ज्यादा भी होगा, आप उसको पीछे कर दीजिएगा 8 महीना। वो कहेगा कैसे है भाई, कहाँ से तैयारी कर ली, इतना जल्दी हो गया, उसको पढ़ा ही नहीं हो तो तैयारी क्या किया। 5 साल 6 साल लोग वेस्ट कर लेता है टाइम, कोई टीचर हो टीचर के चक्कर।
आपके साथ प्लस पॉइंट ये है कि आपको मेरे जैसे एक्सपीरियंस होल्डर मिल गया, तो आपको बहुत समस्या ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। अब सिंपल सोचिए, मैं जो वर्ड बता रहा हूँ इसको कोई टीचर गंभीरता से लेता ही नहीं है क्लास में, उसको लगता है ऐसे है, क्योंकि टीचर समझ ही नहीं रहा है गहराई को। आखिर ये वर्ड बहुत मैटर करता है एग्जामिनेशन में। अगर बच्चा इसको सही से नहीं समझेगा तो क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट करेगा वो कैसे अटेम्प्ट करेगा, कुछ कुछ लिख देगा, वो जो समझेगा वही लिखेगा, लेकिन एक वर्ड कीवर्ड लग जाने से सवाल का जो मतलब है वो बदल जाता है। इसलिए सबसे पहली पकड़ तो आपको इस वर्ड पे ही होनी चाहिए। तो ये चीजें आपको पकड़ में आ गया कि परिचय कैसे देना है, आइडेंटिफाई किसी को कैसे करना होता है। फिर विशेषता है, फीचर्स बोल रहे हैं। तो विशेषता होता है तो किसी के बारे में खासियत बातें बतानी होती है, हालांकि कुछ निगेटिव भी उसमें बताना होता है। तो आप विशेषता में जनरली पॉजिटिव चीज को ज्यादा वहां पे लिखना होता है। विशेषताएं, फीचर्स, कि कोई व्यक्ति का क्या विशेषता है, तो बोलते हैं कि ये सुबह उठता है, ये सत्य बोलता है, ठीक है ना, कि माता पिता का बहुत सम्मान करता है, गुरुजनों का सम्मान करता है, समाज के लोगों को प्रति बहुत पॉजिटिव भावना रखता है, सामाजिक व्यक्ति है। यही सब तो विशेषता में हम बताते हैं ना। फिर नेगेटिव एक आध बोल देते हैं कि देखो कभी कभी झूठ भी बोल लेता है, कभी कभी ये थकान महसूस करता है, लेकिन वो कम मात्रा में, पॉजिटिव ज्यादा पक्ष होता है इसमें। तो विशेषता ये चीजें हो गया। एक वर्ड आता है तुलना कीजिए। तुलना मतलब कंपेयर करने के सवाल रहेगा, तुलनात्मक ब्यौरा दीजिए। ज्यादातर सवाल बीपीएससी में आपको दिखेगा तुलना करके बताने वाला। तो तुलना में क्या करिएगा, तुरंत दो पार्ट कर दीजिए। एक तरफ उसका समानता पे क्या क्या तुलना है, और एक असमानता पे क्या क्या तुलना है। जैसे जैन और बौद्ध लेके मान लीजिए दे दिया, जैन और बौद्ध के बीच तुलना करिए, तो जैन और बौद्ध के बीच कुछ कॉमन बात है, समानता का भी कुछ पॉइंट आ रहा है, दोनों में है वो चीजें। असमानता है दोनों में, तो समानता का क्या क्या पॉइंट है, एक तरफ इधर बुद्ध एक तरफ जैन का लिख दीजिए, फिर असमानता करिए और दोनों बुद्ध और जैन का क्या क्या, इस तरह का करते हैं तो उसको तुलना बोलते हैं, कंपेयर करना होता है। तो आप समझ गए होंगे कंपेयर करने में क्या होता है। एक वर्ड है परिभाषित कीजिए, डिफाइन करिए। परिभाषित करिए मतलब डिफाइन, डिफाइन करना, इसका मतलब ये होगा कि आपको छोटे लेख में लिखना होता है, ज्यादा नहीं विस्तार देना है, लघु लेख लिखना होता है, एक प्रकार का शॉर्ट नोट्स लिखना होता है। और इस शॉर्ट नोट में इस तरह से लिखना है या इस तरह से उसको बताना है कि जो सवाल का है मूल भाव स्पष्ट हो जाए। शॉर्ट नोट्स यानी कि जब हम डिफिनेशन देने के लिए बोलते हैं तो ये नहीं कि किसी का बोल दिए 50 लाइन का डिफिनेशन बने। जब हम शुरुआत ही किसी चीज को कहेंगे आपको आगे करने के लिए, जैसे हम फंडामेंटल राइट क्या होता है, आप सवाल लिखना शुरू किए, वो पूछ नहीं रहा है कि फंडामेंटल राइट क्या है, लेकिन आप स्टार्टिंग में एक वर्ड दो वर्ड में लिख दीजिए कि फंडामेंटल राइट किसी भी व्यक्ति के चहुमुखी विकास, ठीक है, को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है, और ये एक प्रकार का नेचुरल राइट से प्रेरित है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। एक दो लाइन में आपको लिख देना है, वो मूल भाव स्पष्ट हो जाएगा, एग्जाम में समझ आएगा, अच्छा फंडामेंटल राइट्स का ये सेंस है कह रहा, और वही सेंस है तो कह क्या रहा, ऐसे होता है। स्पष्ट कर देना है शॉर्ट में, ये नहीं कि 10 लाइन में फंडामेंटल राइट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अब समय ही नहीं है आपके पास। या कभी कोई चीज पूछ दिया कि परवाल भित्ति क्या है, तो क्या है तो मतलब डिफाइन करना है। परवाल भित्ति क्या है, तो जियोजेंथिनी जीवों का सहजीवी संबंध के साथ आपस में परवाल का एक क्रम में रहना होता है, जो एक समय के बाद जब परवाल जीवी को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होने लगती है तो इनकी मृत्यु के उपरांत इसकी एक दीवार खड़ा हो जाता है, और जब दीवार से खड़ा हो जाता है तो बहुत सारे जीव इसमें मरते रहते हैं परवाल के ना, तो उसी को भित्ति एक दीवार तैयार होता है, उसको परवाल भित्ति कहते हैं। तो 2 से 3 लाइन में डिफाइन करके फाइनल करके फिर परवाल भित्ति क्या है हो गया, परवाल भित्ति के कुछ टाइप हैं, फिर उससे अगर पूछ दिया डार्विन के हिसाब से क्या है, डार्विन डाना के हिसाब से, ठीक है ना, डेली के हिसाब से क्या है, तो ये सब जो जिसके हिसाब से पूछेगा उस पर तुरंत उतरना होता है। अब सवाल को पार्ट देख लेना है कि परवाल भित्ति पर अगर एक पार्ट एक बात थ्योरी पर है तो परवाल भित्ति को फिर 4 5 10 लाइन 20 लाइन में बताना होता है। तो जो सवाल डिमांड है अगर आप उस हिसाब से एग्जामिनेशन में लिखते हैं तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे हैं, सवाल के डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहे, इसलिए एवरेज नंबर लाते आते हैं। एवरेज नंबर नहीं लाना है, मतलब सवाल जो पूछा है उसका जवाब देना, वो यही की वर्ड से आपको पता लगेगा
कि सवाल क्या पूछ रहा है, किस डायरेक्शन में हमको जाना चाहिए। तो ये वाला तुलना वाला हो गया, डिफाइन वाला हो गया, एक तरह से लघु लोग शॉर्ट नोट्स इसमें लिखना होगा। उसके बाद एक संबंध है, रिलेशन वाला भी वर्ड है, ठीक है, रिलेशन, संबंध भी एक वर्ड लिख लीजिए। संबंध स्थापित करे करके भी सवाल कभी कभी देता है। तो रिलेशन जब दे देगा तो इसमें आपको समानता और असमानता को बताना, इक्वलिटी एंड इक्वलिटी, इक्वलिटी एंड अनइक्वलिटी को बताना होता है। संबंध, किसी के बीच संबंध स्थापित करें तो समानता के बिंदु पर और असमानता के बिंदु पर करेंगे। जैसे तुलना वाला है ना, तो जस्ट वही कुछ है, लेकिन संबंध में थोड़ा सा इस तरह से वो करना, समानता और असमानता बताना। तो इस तरह से टोटल देखिए 10, 15, 20 वर्ड है आपको। जैसे आलोचना हुआ, क्रिटिसाइज हो गया, समालोचना क्रिटिकली क्रिटिसाइज हो गया, विवेचना या चर्चा हो गया, डिस्कस हो गया, है ना, व्याख्या एलुसिडेट हो गया आपको, विवरण एक्सप्लेन हो गया, टिप्पणी कमेंट्स हो गया, विश्लेषण है एनालाइज हो गया आपको, परीक्षण है एग्जामिन हो गया, समीक्षा है इवैल्यूएट हो गया, मूल्यांकन है इवैल्यूएट हो गया, आकलन होता है एसेस हो गया, उचित जस्टिफाई, पुष्टि प्रूव करना प्रूव, साधारण व्याख्या इलस्ट्रेट, वर्णन कीजिए ब्रिंग आउट हो गया, परिचय दीजिए आइडेंटिफाई हो गया, विशेषताएं फीचर्स हो गया, तुलना कीजिए कंपेयर हो गया, परिभाषित कीजिए डिफाइन हो गया, संबंध रिलेशनशिप हो गया, समानता और समानता के बीच। ठीक है, इतना वर्ड पे आप कल अच्छे से कमांड कर लीजिएगा, क्योंकि इसके साथ कोई प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। वर्ड आपको पूरे अच्छे से याद होना चाहिए। वर्ड याद रहेगा तब आप सवाल जिस तरह से आपको पूछेगा उस तरह से आप बताने में सफल होइएगा। तो पहला तो ये काम आप करिए। अब दूसरा देखिए, मोड कला पे जो सवाल आपको अभी तक पूछा है, अब पढ़ने के लिए हम लोग रूट कैसे डिसाइड करते हैं। किसी भी टॉपिक को जब हम लोग पढ़ने जाते हैं तो उसके लिए कुछ रूट होता है, रूट इसी आधार पर तय करते हैं। जैसे मौर्य कला हम पढ़ने गए तो पहला एक होशियार विद्यार्थी, या जिसको आप स्मार्ट स्टूडेंट कहते हैं, पढ़ाई में जो स्मार्ट स्टडी करेगा, ठीक है ना, वो पढ़ने में स्मार्ट है, दिमाग से स्मार्ट है। अगर वो नहीं है तो कोई उसके साथ है स्मार्ट, तब वो स्मार्ट आदमी के साथ बन के स्मार्ट बन गया है। तो स्मार्ट स्टडी यही कहता है, जो मैंने कल बोला था कि जो मौर्य कला पे कितने क्वेश्चन आए हैं एक जगह होना चाहिए, तब आप पढ़ाई का रूट डिसाइड कर पाइएगा कि मतलब मोड़ में इस तरह से सवाल पूछा जा रहा था, उस तरीके से आप पढ़िएगा। जैसे कि पहला सवाल आपको देखिए, ये 64th बीपीएससी में आया है, क्योंकि एक बार पूछ लेता था, 2 बार चांस कम रहता आने का, फिर तीसरा बार आता है। तो इस बीच में 2 परीक्षा हुआ, 65वीं हुआ, 66वीं हुआ, एक बार पटना कलम पूछ चुका है, ठीक है, एक बार पाल कला पूछा, अब 67वीं का जो मेंस होगा पक्का है मोड़ कला से सवाल आएगा। मान अनुमान ऐसे हम लोग लगा लेते हैं कि आ सकता है, तो ऐसे ही होता है। लेकिन फिर भी 2 लेके चलते हैं, जो आ गया 66 में आ गया तो वो छोड़ के चलते हैं, बाकी 2 लेके चलते हैं, 2 में कोई पूछ लेगा। लेकिन ये कंफर्म है कि 67 में मोर कला आ जाएगा आपको, लेकिन उस समय लास्ट आएगा तो वहां समझाएंगे स्ट्रेटजी। अभी पहले नॉलेज बढ़ाइए। तो देखिए, मौर्य कला जब बोलते हैं, मौर्यन आर्ट बोलते हैं, जिससे जो सवाल आया है 64th बीपीएस, सवाल को समझना बहुत जरूरी है। सवाल है कि मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं का स्पष्ट करिए। अब यहाँ फीचर्स आपको पूछ रहा है, आपको समझा दिया गया, अच्छे से समझा दिया, अब तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है, कि फीचर्स बताना है, यानी उसका क्या क्या पॉजिटिव अगर पहलू उसके अंदर है कुछ, लेकिन निगेटिव भी है तो बताना। और बहुत, और साथ में करने के साथ बोल रहा है, दूसरा पार्ट जो रहा है, एक पार्ट ये क्वेश्चन हुआ कि विशेषता बताइए, और दूसरा पार्ट ये है कि बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर प्रकाश डालिए, यानी दूसरा में रिलेशन आ गया। अभी रिलेशन समझा है ना, तो उसका रिलेशन बौद्ध धर्म से कैसे हुआ। अब जैसे सवाल आप पढ़िएगा तुरंत पकड़ में आ जाएगा आपको, ओ इस सवाल किधर हमको ले जाना चाहता है। और सोच, इतना बड़ा चीज को टीचर स्किप कर जाता है, उसको टीचर का है कहने का अधिकार, उसको क्यों टीचर लोग कहते हैं, क्यों पैसा देता है जाकर के, बताइए तो। और हम कितना साल आपका बचाने जा रहे हैं, और कितना बताइए। ये सब की चीज है, जब मैं पढ़ा तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ। मैं एक्सपीरियंस कैसे कोई 2 दिन में गेन करेगा, वो तो करने से न होता है। अब आपको सवाल खुद समझ में आ गया होगा। जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो देखिए, डिस्कस वर्ड आया है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर
एंड इट्स रिलेशनशिप विथ बुद्धिज्म। ठीक है, तब स्पष्ट है सवाल, एकदम आईना के सामने रखा हुआ लग रहा है सवाल। अब बस आपको जैसे पढ़ाएंगे बस समझ जाइएगा, आराम से पुट कर दीजिए वहां जाकर के। 28 नंबर 25 नंबर आराम से आएगा, कुछ है ही नहीं। लेकिन यही चीज नहीं समझिएगा, कुछ कुछ लिख के आइएगा, पूरा मोर कला लिख के आ जाएगा, नंबर थोड़े देगा। जनरल लोग क्या कर रहा है पागल से, मोर कला पूरा दे दे रहा है, कर हाँ इसी में सब आ जाएगा, कुछ आएगा लिख दीजिए। कैसे लिख देंगे भाई? इसलिए तोड़ तोड़ के समझना है आपको अच्छे से, जहां जो सवाल डिमांड करा वहां वो उत्तर देना है। ये नहीं कि एक आंसर लिखा रटा रटा हो गया। इसीलिए आपको खाना बनाने वाला होना पड़ेगा कि सवाल जो पूछा वैसा हमको उत्तर देना है। इसीलिए आपसे मेहनत करवाने वाले हैं। और ये नहीं आज किए होंगे तो एक हम भेज देंगे, लेकिन आपको खुद करना है, अगले बार से भेजना है आपको। अब ये कोताही नहीं करना है किसी को। अब अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा यानी कि आपको एक क्वेश्चन हो गया विशेषता और बौद्ध धर्म से कनेक्ट कर दिया संबंध, एक इस तरह से क्वेश्चन पूछा। एक क्वेश्चन है मौर्य कला पर प्रकाश डालिए और बिहार में इसके प्रभाव को बताइए। बिहार में प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, यानी कि थ्रो लाइट ऑन मौर्यन आर्ट एंड एनालाइज इट्स इम्पैक्ट इन बिहार। ये क्वेश्चन आया 60-62 की मेंस में आया। ठीक है, फिर सीधा एक क्वेश्चन पूछ रहा है मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। देखिए कीवर्ड है, एक तो विशेषता लगा दिया, एक विवेचना लगाया, यानी डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ द मौर्यन आर्ट। यह आया है 53 से 55वीं बीपीएससी। फिर देखिए नेक्स्ट है मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। परीक्षण, क्रिटिकल एग्जामिन द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मौर्यन आर्ट। सोचिए किस तरह से सवाल आपको पूछ रहा है, और ये कीवर्ड को छोड़ के चलते हैं, कैसे सवाल जस्टिफाई हो पाएगा। एक सवाल है मौर्य कला और स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। ये 47 बीपीएससी में आया हुआ है। एनालाइज द साइलेंट फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये सवाल आपको पूछा हुआ है। फिर पूछ रहा है बिहार में प्राप्त मौर्य कला की विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। आइडेंटिफाई द मेन फीचर्स ऑफ द मौर्यन आर्ट एज फाउंड फ्रॉम बिहार। ये 42 बीपीएससी में आया। फिर पूछा हुआ मौर्यकालीन मूर्ति कला के विशिष्ट लक्षणों एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये 40th बीपीएससी में आया है। व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मौर्यन स्कल्पचर। तो आप देखिए सवाल यही है। अब आप इसको पढ़ने का रास्ता, पहले रूट तय करना है, ये नहीं कि बस पढ़ना शुरू कर दिए। सवाल देख लिए, आपको पता लग गया कि किस किस डायमेंशन में सवाल घूम रहा है। एक तो पता लग गया कि विशेषता पर ज्यादा सवाल पूछ रहा है, तो विशेषता पर सवाल पूछ रहा है तो आपको एक एक खोल खोल के जान लेना है सब। तो मौर्य कला जब पढ़ेंगे तो दो रूट है उसका, एक है उसका राजा के द्वारा बनाया है कुछ कला, एक जनता के द्वारा बनाया गया कला जिसको लोक कला बोलते हैं। यानी कि एक राजकीय कला हो जाता है और एक लोक कला होता है। लोक कला मतलब पीपुल के द्वारा होता है। पीपुल भी यहाँ प्रयास कर रहे हैं, और राजा तो कर ही रहे हैं, राजा अपने लेवल पे। लेकिन विशेष तौर पे जो राजा मेन रूप से काम किया वो अशोक के हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य भी किए हैं। आगे चल के दशरथ, अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ आएगा तो वो भी कुछ प्रयास करेगा। तो राजा में 3 राजा का भूमिका, और फिर जनता को उसकी भूमिका। अब इसको बैकग्राउंड देने का मतलब यह हुआ कि शुरुआती दौर से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वहां का कला बहुत ज्यादा समृद्ध था। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो स्थापत्य कला है बहुत समृद्ध था। यहाँ पर आकर के जो कलाएं हैं वो क्या हुआ, कंपेरिजन रूप से उससे बेटर किया है। फॉर एग्जाम्पल देना है अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि अशोक जो है, अशोक के समय यानी मौर्य के समय में जो ये चमकाने की जो स्टाइल थी लाजवाब थी। फर्श को चमकाने का, जहां भी जाइए फर्श को अगर चमक रहा है आज भी तो समझ जाएगा मौर्य के टाइम का हुआ है स्टाइल। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है इसके अंतर्गत। यानी आप इसको खोलेंगे, सबसे पहले टॉपिक को क्या करेंगे, खोलेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देना होता है, कोई भी सवाल को लिखिएगा इंट्रोडक्शन बड़ा मैटर करेगा आपके लिए। और इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइन में, ज्यादा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं, क्योंकि कला को अगर समृद्धता प्रदान की
तो मौर्यों ने की है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद। और कल भी हम रात में पढ़ा रहे थे हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया यूट्यूब पर, तो वहां भी बता रहे थे जो इतिहास है काल क्रम का क्रमिक अध्ययन है, कालानुसार घटनाओं का क्रमिक अध्ययन, काल के हिसाब से एक घटना दूसरी घटना तीसरी घटना। तो जब लिखिए तो आपके इतिहास लेखन में क्या होना चाहिए, कालानुक्रम होना चाहिए, कालानुक्रम बातें होनी चाहिए। इससे पूर्वत मौर्य, मौर्य से पूर्वत हड़प्पा, लेकिन सिलेबस में आपका हड़प्पा नहीं है, हड़प्पा का भी तो स्थापत्य कला है ना, तो वो तो है ही नहीं। तो आपको सीधे एक ही लाइन में बात को रख देना है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद कलाओं की समृद्धता अगर देखी जाती है तो मौर्यों के काल में देखी जाती है। और मौर्यों काल में जो कला के है दो रूप देखने को मिलते हैं, एक राजकीय कला के रूप में किंग की ओर से किया गया प्रयास, और एक पब्लिक की ओर से लोक कला के रूप में, ठीक है ना, पब्लिक की ओर से किया गया प्रयास। यह दो डायमेंशन है। इसी दो में राजा की ओर से क्या किया गया, राजाओं में किस राजा के द्वारा क्या किया गया, क्योंकि यहाँ पे राजाओं के समय में जो है जब आइएगा तो राज्य प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर का स्टार्ट कंटेंट से करना सही होता है या नहीं सर? हाँ करना है ना, बिल्कुल करना है, कंटेंट से सही करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। अब जो बता रहे हैं पहले सुनिए ना, पहले टॉपिक की समझ बनाइए। देखिए लेक्चर जब दें ना तो सुनिए समझिए, जब आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो आप खुद एक बार दो बार पांच बार 10 बार लिखिएगा, आपको खुद ही लगेगा हम अब सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं। और जब आपको लगेगा बहुत अच्छा लिखे हैं देन हमको भेजिएगा, देन हम लिखते लिखते होगा, एक दिन में नहीं होगा ना, किसी से नहीं होगा एक दिन में, टाइम लगता है ना मेंस में, इसलिए हम बोले मेंस की तैयारी में ढीला नहीं देना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको सिंपल है, एक इतिहास का जो डिफिनेशन है उसको फॉलो करना आंसर लिखने में। जब आप इतिहास वाला क्वेश्चन लिखिएगा तो क्रमिक बताने के लिए आपको हड़प्पा से लिंक कर देना, तो कंपैरिजन भी हो गया, यानी उस एग्जामिनर में एक मैसेज दे देना है कि हम हड़प्पा वाला भी जानते हैं, हमको नॉलेज कम नहीं है। आपका नॉलेज कहीं भी कम नहीं दिखना चाहिए एग्जामिनर को, तो ये तो एक पॉइंट है, आपका नॉलेज किसी भी हालत में कम नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब दूसरा जो पॉइंट है आपको वो लिखने के बाद उसी इंट्रोडक्शन में आपको कि यहाँ पे जो है फॉर्मेट दे देना है, तुरंत स्ट्रक्चर बता देना है कि ये जो कला है दो फॉर्मेट में है, एक जो है आपको राजा की ओर से किया गया प्रयास वाला कला है, एक जनता की ओर से लोक कला। आपको एकदम याद हो जाएगा, मेरा लेक्चर सुनिएगा ना उसके एक बार रीडिंग लगाना बाकी रह जाएगा, रीडिंग लगा आपको अरे यार यही स्ट्रक्चर है, इसी पे लिखा हुआ है, किताब घुमाया हुआ इधर उधर कुछ हो नहीं, जो फॉर्मेट हम बोले उसी फॉर्मेट पे सेट कर दीजिएगा। जब आप बुक को पढ़िएगा ना, आपको कहते हैं ना कि अभी सिनेनो लेना, उसमें आज सीधा जाके मोर क्लब पढ़ लेना है, देखिए इसी फॉर्मेट को घूम रहा है, उसका कुछ नहीं किया है। तो ये वाला हो गया। अब राजा की ओर से तीन राजाओं को आइडेंटिफाई कर लेना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की साइड से, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज्य प्रसाद बहुत अच्छा बनाया होता, ठीक है। ये जो पटना है ना, पटना में कुम्हार एक जगह है, कुम्हार, उसी कुम्हार में वो बना हुआ था राजप्रसाद, और वो लकड़ी का बना हुआ था, क्या था वो, लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है। जब फाहयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में, गुप्त राजा था ना था, तो देखा था राजप्रसाद को जाकर, देखा तो वो इस तरह की इमेजिनेशन किया, बोला ये तो मानव बना ही नहीं सकता है, ये तो जीनों ने बनाया होगा, जीनों ने बनाया होगा, ऐसा उनका कहना है। कितनी भव्य थी, बहुत विशाल थी। तो एग्जामिनेशन में बहुत लोग क्या करता है ना कि टाइम वेस्ट करता है, आपको पता है कि आपको ज्यादा समय नहीं है, 20 मिनट मैंने मैक्सिमम टाइम डिसाइड किया हुआ है, 20 मिनट में आंसर लिखना, अगर 20 से 22 मिनट हुआ 23 मिनट हुआ तो आगे आने वाले क्वेश्चन पर असर डालता है। एक एवरेज नंबर ही रखना है, 22 नंबर 20 नंबर भी दे के देखे थे ना, 81 क्रॉस कर रहा था, 20 नंबर भी लाते हैं 38 में, आधा नंबर 50% से थोड़ा ज्यादा, तब भी आपकी 180 नंबर होते हैं। 180 नंबर कम नहीं है जीएस में, और उधर 60 ही नंबर स्टेट दे रहे हैं आपको, अगर 72 इसका बन गया तो 190 हो गया, 192 हो गया, वो तो ऐसे ही बल्ले बल्ले हो गया। अब कुछ कुछ अच्छा लिखाएगा तो किसी में 2 नंबर 1 नंबर बढ़ेगा, इधर भी 10 नंबर 200 नंबर तक आप ला सकते हैं आराम से, बस स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है, ज्यादा इधर उधर भटकाव नहीं करना है। तो ये चीजें आपको देखिए, राजप्रसाद के बारे में फाहियान का ये कोड है, अब आंसर लिखने में कोड कर देते हैं तो बहुत अच्छा, मतलब उस एग्जामर में दिमाग में मैसेज जाएगा।
कुछ लोग क्या करता है, राजप्रसाद इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना बुर्ज लगा हुआ, कुछ कुछ लिखते रहता है, तब उसके पास कोई आइडिया नहीं है वो लिखेगा। हम आपको बोलेंगे तथ्य बोलबे नहीं करेंगे, हम केवल एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस ही नंबर आता है एग्जामिनेशन में, और यही चीजें आपको याद भी रहेगी, ठीक है ना। और स्टेटमेंट किसी का कोड कर दी तो अपने आप में विशिष्ट हो जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य प्रसाद, आपको फिगर लग गया कि अच्छा लकड़ी का बना हुआ है, और इसके कंपैरिजन भी की गई है, सूसा और एक बतना से की गई है, वो भी कहीं नहीं टिकता था इसके सामने, यानी कि लकड़ी का ही बना हुआ है, उसके बारे में वो सारा बात बता, अभी सब डिटेल में बताएंगे, पहले ब्रीफ कर रहे हैं आपको, एक ब्रीफ नॉलेज पता होना चाहिए, अच्छे ये चीजें हमको इसमें सेट करना है, जब आंसर आता है तो अब फिर वो किस डायमेंशन में जाना है, उस डायमेंशन में जाकर उस हिसाब से चीजों को रख देना है। इसलिए कोई एक रटा रटा आंसर नहीं होगा, समझ भरे आप सकते हैं अच्छे से, लेकिन जब सवाल पूछेगा तो उसी डायमेंशन में जाकर अपने पॉइंट को रखना है। तो पहले तो सारी चीजें खुली होनी चाहिए, एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। तो पहला ये चीज आपको क्लियर हो गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अगर देखिएगा तो राजप्रसाद की चर्चा करना है, पहले समझिए, और देखते कि कौन विद्यार्थी नहीं समझ लेता, अभी बोलवाएंगे हम, जिसका कुछ भी लेवल नहीं होगा वो भी अभी बोल दीजिएगा। तो सबसे पहले लिखने में इंट्रोडक्शन कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो ये बना है राजप्रसाद का, उस टाइम में चर्चा करना है। सूसा एक बतना से डिस्कस कर देना है, लकड़ी का बना हुआ है ये बता देना है, फाहयान का जो है स्टेटमेंट बता देना है। ये 3-4 चीज बता दीजिए, बहुत है, इतना ही लिख देंगे इस पे, तो उसके बाद इतना डायमेंशन है, सब पे लिखते लिखते बहुत टाइम किल हो जाएगा ना, उतना टाइम का 20 मिनट आंसर को लिख देना। आप ऐसे सीखना है, ये नहीं कि एगो आंसर दे दी 25 पेज का, बोला अच्छा इसको कर लीजिए सारा प्रश्न आ जाएगा, प्रश्न आ भी जाएगा तो ये कैसे लिखिएगा, जो सवाल का डिमांड है वो चीज ना सीखना जरूरी है, एक कॉमन कॉमन रटा रटा आंसर दे देंगे। वॉइस ब्रेक हो रही है सर, क्या जी ब्रेक हो रही है? चांदनी को वॉइस ब्रेक लग रहा है, नहीं सोनू जी तो बोला नहीं, आपका नेट इशू होगा चांदनी, ठीक है ना, नहीं होगा, ब्रेक नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मेरा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, नहीं होगा, कोई नहीं कोई नहीं, चलिए इसका होगा वीक होगा, चलिए ठीक है, ओके ओके, बता रहे सुनिए, मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए, देखिए मैं जो बताने जा रहा हूँ। तो चंद्रगुप्त मौर्य पे आपको ऐसे ही 4-5 जो बात पता है इसे बताना, और अभी हम किसी को इमीडिएटली पूछ लेंगे कि देखेंगे समझे कि नहीं समझे, इतना दिल से पढ़ा रहे हैं तो उत्तर भी दिल से आना चाहिए सबका, ठीक है ना। सबसे पहले इंट्रोड्यूस एक लाइन में अभी समझा, अभी हम आंसर वो कर रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं आपको, फिर हम पूरा बताएंगे डीप में जाकर के, चाहे 1 क्लास है 2 क्लास है जो भी है, अब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा सुनने भर से, उसके बाद लिखने का काम आपको रहेगा, एक हम भी लिख के देंगे आपको, वो एक रेडीमेड रहेगा, लेकिन कभी भी नहीं कहेंगे, कहेंगे उसको आप बार बार लिख के जो सवाल है उसके डिमांड को पूरा कीजिए, कंटेंट उसी में से लेना है, और जिस सवाल है उसके अकॉर्डिंग घुमाना है आंसर्स को। तो आपको लिंक देना है, हड़प्पा सभ्यता के बाद एक समृद्ध कलाओं के रूप में मौर्य काल की कला देखी जाती है। इस कला के 2 रूप हैं, राजकीय कला और लोक कला के रूप में देखे जाते हैं। राजकीय में राजाओं को से संरक्षण मिला हुआ है, और लोक कला में पब्लिक को से मिला हुआ है, इतना आपको बता देना इंट्रोडक्शन के तौर पर। और इस कला में अगर प्रभाव पक्ष रहा तो इंट्रोडक्शन में ही प्रभाव पक्ष की चर्चा करना कि मौर्य काल की कलाओं में, खास करके राजकीय कलाओं में बौद्ध धर्म का, विशेष तौर पर अशोक के टाइम में बौद्ध धर्म के प्रभाव देखे जाते हैं। जैसे स्तूप बनाया है अशोक ने, बिहार बनाया है, गुहा विहार बनाया है, वेदिका बनाया है, ये सब बौद्ध धर्म है। तो सवाल कैसा दे रहा है उस हिसाब से इंट्रोडक्शन में आपको सेट करना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कोई एक आंसर नहीं। वीडियो रुक गया सर।